नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। गुमला में सिसई प्रखंड में धर्म परिवर्तन के आरोप में 2 परिवारों का सामाजिक बहिष्कार कर दिया गया। वहीं उनके घरों में तालाबंदी कर गांव से निकालने का मामला भी सामने आया है। पुलिस प्रशासन के साथ पंचायत प्रतिनिधि और हजारों की संख्या में ग्रामीणों की मौजूदगी में ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मामले को सुलझाने की कोशिश की गई। लेकिन धर्म परिवर्तन करने वाले परिवार अपने फैसले पर अड़े रहे। पुलिस की पहल से जब नाकाम रही तो 7 घंटे की लंबी बैठक के बाद लोगों ने दोनों परिवारों को गांव से बहिष्कृत कर दिया है। हालांकि इससे पहले दोनों परिवारों को समझाने के लिए 5 बार बैठक की गई, लेकिन दोनों परिवारों के लोग इसमें शामिल नहीं हुए, जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने दोनों परिवारों के घरों में तालाबंदी कर उन्हें गांव से खदेड़ दिया। पुलिस दोनों परिवारों के सदस्यों को अपने साथ थाने ले आई है। नाराज लोगों ने धर्म बदलवाने वाले धर्म गुरुओं पर कार्रवाई की मांग की, जो सरना समाज के भोले भाले लोगों को बहला फुसलाकर उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। और गिरिडीह में गावा प्रखंड के राजीव हॉस्पिटल में ऑपरेशन के 1 घंटे बाद तक महिला की मौत हो गई। बताया जाता है कि खरसान पंचायत के ललकी मटिया गांव निवासी मोहम्मद निजाम ने अपनी पत्नी को बच्चेदानी के ऑपरेशन के लिए भर्ती कराया था, जहां उसका ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके 1 घंटे बाद ही उसकी मौत हो गई। पति का आरोप है कि मौत होने के बाद भी अस्पताल के डॉक्टर दिलासा देते रहे कि उसकी पत्नी की मौत नहीं हुई है और उसे रांची लेकर जाना पड़ेगा। बाद में हार्ट अटैक से मौत की जानकारी दे दी गई। इधर महिला की मौत के बाद डॉक्टर और कर्मचारी क्लिनिक छोड़कर फरार हो गए। अब इस मौत पर न्यूज़ 18 सवाल पूछ रहा है कि आखिर कैसे हुई महिला की मौत। सवाल ये भी उठता है कि क्या डॉक्टरों ने मौत की बात परिजनों से छिपाई, क्योंकि जिसकी मौत हुई है उसके पति के द्वारा यही कहा जा रहा है। सवाल ये भी कि डॉक्टरों ने मौत की बात आखिर क्यों छिपाई। सवाल ये भी उठता है कि अस्पताल से आखिर डॉक्टर क्यों भाग गए। मौत के लिए जिम्मेदार कौन है और दोषियों पर कार्रवाई कब की जाएगी। और तमिलनाडु में बंधक बने दुमका के 8 मजदूरों को पुलिस ने रिहा कराने में सफलता पाई है। इन्हें बिस्किट फैक्ट्री में 450 रुपए प्रतिदिन देने का झांसा लेकर ले जाया गया था, लेकिन उन्हें ईंट भट्टा में काम कराने के लिए छोड़ दिया गया। इतना ही नहीं, मना करने पर उनके मोबाइल फोन, आधार कार्ड के साथ ही दूसरे दस्तावेज भी जब्त कर लिए गए। इसकी जानकारी मिलने पर दुमका पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस के सहयोग से सभी का रेस्क्यू किया। रिहा कराए गए मजदूरों में 5 महिला और 3 पुरुष हैं। इनके बारे में जरमुंडी के जनातन किस्कू ने थाने में आवेदन दिया था, जिसके बाद पुलिस ने तमिलनाडु पुलिस से संपर्क साधा और फिर उन्हें वहां से रिहा कराकर सकुशल दुमका लाया गया है। कंपनी में काम करके बोल के हम लोग को ईटा भट्टा ले जाया गया और वहाँ पे बंद कर दिया गया और हम लोग का आधार कार्ड और मोबाइल छीन लिया गया। किसी तरीके से हम लोग 2-3 मोबाइल छुपा के रखे थे। उससे घर वालों को कांटेक्ट किए और पुलिस का सहारा लेके हम लोग को बाद में छोड़ दिया। किस काम से गए थे आप लोग? काम करने। क्या चीज़ है? वहाँ कंपनी में बिस्कुट पैकिंग का काम करने के बोल के हम लोग को बाद में ईटा भट्टा ले जाया। सर वो गए वहाँ पर कॉल वॉल किया उन्होंने, तो सर वो फ्रॉड निकल गया। फ्रॉड निकलने के बाद उन्होंने उनको बंद कर दिया कमरे में और उनसे मोबाइल वगैरह छीन लिया। फिर किसी तरह से मेरी बहन ने मोबाइल अपने पास रखा हुआ था, तो उसी से उनका मैसेज आया। सर कॉल तो करने नहीं दे रहे थे। उन्होंने फिर हमको टेक्स्ट मैसेज किया। टेक्स्ट मैसेज करके उनको पता लगा कि ये लोग फंस चुके हैं, तो उनको बंदी बनाया। तमिलनाडु पुलिस की मदद से, स्टेट माइग्रेशन कंट्रोल बोर्ड एनजीओ की मदद से और नमक्कल डिस्ट्रिक्ट के एसपी सर की मदद से, डीएसपी सर की मदद से, तमिलनाडु पुलिस की मदद से इन लोगों को सेम डे रेस्क्यू किए और सेम डे ही सेलम से इन लोगों को गाड़ी में ट्रेन में बिठा करके भेज दिया गया।
धनबाद में अवैध कोयला कारोबार धड़ल्ले से जारी है। ताजा मामला सुदामडी थाना क्षेत्र के मोहलबनी की है। यहां कोयला तस्कर कोयले की चोरी कर साइकिल के सहारे दामोदर नदी पार करते हैं और सभी साइकिलों पर लगभग 3 से 4 बोरा कोयला लदा रहता है। आपको बता दें कि चोरी के इन कोयलों को अवैध भट्टों में खपाया जाता है। तस्करी की खबर मिलते ही पुलिस ने छापेमारी कर 7 साइकिल से 30 बोरा कोयला जब्त किया है। फिलहाल किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। पुलिस तस्करों की पहचान करने में जुटी हुई है। 4 मिनट के अंदर आए। करीबन साइकिल को हम 7 को साइकिल है कोयला समेत जब्त किए। सपाट नदी में हम लोग को साइकिल निकालने में काफ़ी कठिनाई हुआ। कोयला को हम लोग नदी में बहाना पड़ा। बोरा फाड़ के कहीं से चाकू मंगवा के कुछ ग्रामीण के द्वारा भी सहयोग मिला। रांची के रिम्स अस्पताल में जहां एक तरफ दलालों से सावधान का जगह जगह पर नोटिस लगाया गया है, वहीं दूसरी ओर घर और फ्लैट बेचने को लेकर दलालों का पोस्टर अस्पताल में लेबर वार्ड के पास लगाया गया है, जबकि अस्पताल के अंदर किसी भी तरीके के बेचने या फिर खरीदने के पोस्टर्स लगाने पर प्रतिबंध है। रिम्स में इससे पहले भी ब्लड और बेड को लेकर कई दलाल काला धंधा करते हुए पकड़े जा चुके हैं, पर फिर भी गैर कानूनी तरीके से अस्पताल में पोस्टर्स चिपकाए जा रहे हैं और रिम्स प्रबंधन इन चीजों पर काबू पाने में नाकाम है। आपको बता दें कि कई मरीजों को खून देने और बेड दिलवाने के नाम पर लाखों का इससे पहले भी चूना यहां पर लगाया जा चुका है, जिसका संज्ञान मुख्यमंत्री ने भी लिया था और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी, लेकिन दलालों द्वारा पोस्टर्स लगाने का सिलसिला अब भी जारी है। 12 जुलाई को पीएम मोदी देवघर आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर आज गोड्डा बीजेपी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद निशिकांत दुबे मौजूद रहे। निशिकांत दुबे ने बताया कि पीएम मोदी जी का आगमन देवघर की धरती पर होने जा रहा है, जहां एम्स और एयरपोर्ट का उद्घाटन के साथ ही जनसभा को संबोधित करेंगे। इस बैठक में सभी कार्यकर्ताओं से घर घर जाकर आमंत्रण पत्र देने को कहा गया है। पीएम के कार्यक्रम को सफल बनाने पर इस बैठक में चर्चा की गई। प्रधानमंत्री जी का जो दौरा होने वाला है 12 जुलाई को देवघर में, उसके निमित्त जो है आज हम सभी कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बैठे हैं। एक तो उनके आने के पहले 12 जुलाई के पहले जो है हम किस तरह की तैयारी करेंगे, किस तरह का बैनर लगाएंगे, होर्डिंग लगाएंगे, घर घर जाके किस तरह से आमंत्रण पत्र देंगे। आमंत्रण पत्र भी आया हुआ है। पीएम नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को देवघर बाबा मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, जिसको लेकर नगर निगम ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज बाबा मंदिर को पहुंचने वाली सभी गलियों से अतिक्रमण हटाया गया। सभी दुकानदारों को 1 हफ्ते पहले ही अल्टीमेटम दे दिया गया था, जिसके बाद आज जेसीबी से अतिक्रमण को हटाया गया। अगले 2 दिन अतिक्रमण हटाने का काम भी जारी रहेगा। फिलहाल आज मंदिर क्षेत्र के गलियों को अतिक्रमण मुक्त कराया जा रहा है। श्रावणी मेला आने वाला है और माननीय प्रधानमंत्री महोदय का भी यहाँ विजिट संभावित है। इसको लेकर करके हम लोग नाला और सड़क का जो अतिक्रमण है उसको मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं। ये बाबा मंदिर में भी होगा और पूरे आसपास शहर के आसपास में होगा। बाबा भोलेनाथ के भक्तों को भोले के दरबार में सुगम जल अर्पण के लिए शीघ्र दर्शनम की व्यवस्था की गई। इस बार नई व्यवस्था के तहत कूपन सिस्टम को बदलकर डिजिटल कार्ड में परिवर्तित कर दिया गया, जिसका कई बार ट्रायल किया गया। आज इसका फाइनल ट्रायल लिया गया, लेकिन ये व्यवस्था कुछ ही समय में ध्वस्त हो गई। यहां शीघ्र दर्शनम की कतार इतनी ज्यादा लंबी हो गई कि पुलिस कर्मियों के पसीने छूटने लगे। बाद में पुरानी व्यवस्था के तहत ही श्रद्धालुओं को प्रवेश कराया गया। आपको बता दें कि श्रावणी मेला के दौरान ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं को इस व्यवस्था का लाभ मिले, इसके लिए QR कोड युक्त डिजिटल कार्ड की व्यवस्था की गई थी। इसे पंच कर श्रद्धालु अंदर प्रवेश कर सकेंगे। लोगों की माने तो ये व्यवस्था दुरुस्त नहीं है और श्रावणी में मेले से पहले इसे ठीक करना जरूरी है। दिक्कत हो रहा है। दिक्कत ये है सर, पास लिए हैं और अभी से 2 घंटा से खड़े हैं और अभी तक अंदर गए नहीं। कहाँ से आए? मेरा घर भागलपुर नौगछिया। 2 घंटा से खड़े हैं जी। आज का तो फैल मार गया। हाँ। वो टोकन भी नहीं चला नया वाला बढ़िया से। फिर से तो वही व्यवस्था लागू हो गई।
हाँ। सरकार को अगर देखना है तो उमा भवन में वहाँ पर अपना जो उतना भी है श्रद्धालु वहाँ पर टोकन वाला लगे, तभी वो सुविधा हो सकती है। रोड पर लाइन, ये जब मंदिर के अंदर में एंट्रेंस और फिर वहीं से फिर आपको प्रांगण में घूमते आदमी तो भीड़ होगी। और लाइन तेज़ी से बढ़वाएं, लाइन रुक कर चलता है। और पास जो है, पास की समुचित व्यवस्था नहीं है। वो 10-10 पास जो काउंटर से कट रहा है, इसीलिए भीड़ लगती है, क्योंकि 4 बजे सुबह से ही श्रद्धालुओं को बैठा दिया जाता है पास लेने के लिए। रांची में भगवान जगन्नाथ रथ पर सवार होकर मौसी बाड़ी मंदिर पहुंच चुके हैं, जिससे मौसी बाड़ी मंदिर की रौनक बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि मौसी बाड़ी में पूजा करने का काफी महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं। 10 जुलाई को भगवान मौसी बाड़ी से वापस जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं से बात की संवाददाता ओम प्रकाश ने। भगवान जगन्नाथ पिछले 2 दिनों से अगर कहा जाए तो मौसी बाड़ी के इसी प्रांगण में मौजूद है और यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जो हैं वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन को लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बता दें कि परसों जो यहाँ पर भगवान जगन्नाथ को रथ के माध्यम से लाया गया था, मौसी बाड़ी में ही उन्हें फिर यहाँ पर 9 दिनों तक उनका प्रवास रहता है। कहा जाए तो यहाँ पर पूजा करने का अपना महत्व होता है और यही वजह है कि श्रद्धालु हर वर्ष यहाँ पर पहुँचते हैं। आप कब से आ रही हैं मैम यहाँ पर पूजा करने के लिए? मैं हर साल आती हूँ। क्या कितना खास होता है यहाँ पर पूजा जो की जाती है, उसकी महत्ता काफी होती है? मन्नत जो मन में रहता है वो पूरा ही होता है। लंबे समय से यहाँ आते हैं? हम लोग लंबे समय से ही आते हैं, हमेशा हर साल आते हैं। बस कोरोना की वजह से नहीं आ पा रहे तो फिर से आ रहे हैं और बहुत खुशी हो रहा है हम लोग को कि फिर से हम लोग को ये सब मौका देखने को मिला। कितना उत्साह रहता है मेले को लेकर? पिछले 2 वर्षों से तो नहीं मनाया जा पाया। इस बार बहुत ही अच्छा लग रहा है हम लोगों को। हम लोग मौजूद हैं। सुरक्षा व्यवस्था की बात की जाए तो पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था इस वक्त यहाँ पर हमें मंदिर में परिसर के आसपास देखने को मिल रही है। 10 तारीख को जो घुड़ती मेला है उसका आयोजन किया जाना है, जिसके बाद भगवान जगन्नाथ अपने आश्रय गृह कहा जाए तो जगन्नाथपुर मंदिर चले जाएंगे और यहाँ से भी उन्हें ले जाते वक्त उसी तरह का भव्य नज़ारा होगा जिस तरह से भव्य नज़ारा हमें उस दिन देखने को मिला था जब भगवान जगन्नाथ यहाँ पर पहुंचे थे। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। देवघर में श्रावणी मेले को लेकर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखने में पुलिस प्रशासन जुट गया है। एसपी और डीसी ने पुलिस अधिकारियों के साथ देवघर बाबा मंदिर से लेकर पूरे रूट लाइन का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस बल की तैनाती के साथ ही कांवरियों की सुविधा के लिए व्यवस्था पर भी मंथन किया गया। कांवरियों के रूट लाइन के निरीक्षण के साथ ही उनके ठहराव स्थल और जल अर्पण की सुगम व्यवस्था का भी जायजा लिया गया। 10 जुलाई से सभी चेक पॉइंट पर पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बलों की तैनाती करने की बात भी कही गई है। सुम्मा मोड़ से खिजुरिया तक जो कांवरिया पथ जो है उसकी काम चल रही है और खासकर कांवरिया पथ में इसको लेवलिंग करवाना, बालू बिछाना और इस कांवरिया पथ में बीच में जितने भी शौचालय आते हैं और पानी का इंतज़ाम जो है और स्वास्थ्य केंद्र और पुलिस ओपी जो है, इन सब की अभी काम चल रही है। 3 हम लोग आउटपोस्ट बनाते हैं और उसमें पर्याप्त बल की व्यवस्था करते हैं ताकि किसी भी कांवरिया को कोई भी असामाजिक तत्व परेशान नहीं कर पाए, उनको सुरक्षा का पूरा बहुत। कितने ओपी वगैरह सर कांवड़िया पथ में? टोटल 21 ओपी हमारे हैं और 11 ट्रैफिक ओपी। जंगल और हरियाली से भरपूर है सिमडेगा जिला, लेकिन पिछले कई महीनों से कोलेबिरा का इलाका लकड़ी माफिया का अड्डा बन चुका है। यहाँ वन विभाग की छापेमारी के दौरान तस्करी की लकड़ी जब्त की जाती है, लेकिन तस्करी का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि लकड़ी कटाई को लेकर ही कोलेबिरा के बेसरा जारा में मॉब लिंचिंग की घटना भी हो चुकी है, लेकिन वन विभाग इस पर रोक लगाने में नाकाम दिख रहा है। लगातार जंगल की कटाई से कोलेबिरा विधायक चिंतित दिख रहे हैं और वन विभाग को सीधे तौर पर दोषी बताते हुए इस बारे में ऊपरी लेवल पर चर्चा की बात कह रहे हैं। निश्चित तौर पर यह भी चिंता का विषय है कि जब लकड़ी जब्त हो रही है, गाड़ी जब्त हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कार्रवाई करने के दिशा पे कुछ कमी है, क्योंकि जो मुख्य तस्कर होते हैं वहाँ तक वन विभाग नहीं पहुँच पा रही है। इसकी भी मैं चर्चा ऊपर लेवल पर करूंगा।
सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने को लेकर सरकार कई प्रयास करती है। रांची में जामचुआ स्थित कस्तूरबा आवासीय विद्यालय का सोलर पैनल पिछले 2 वर्षों से खराब है, लेकिन इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की जा रही। स्कूल प्रबंधन की तरफ से लगातार विभाग को इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन इसे ठीक करने की दिशा में कोई भी प्रयास नहीं किया गया। प्रबंधन की माने तो सोलर पैनल खराब होने से स्कूल पर आर्थिक बोझ बढ़ता है, वहीं डीजल के साथ ही बिजली बिल का भी खर्च बढ़ जाता है। 2 साल से हमारा जो सोलर सिस्टम है वो ख़राब पड़ा हुआ है। हमने इसकी सूचना जेरेडा विभाग को जेरेडा में दी है। अभी कल परसों भी, पिछले हफ्ते भी हमने इसकी सूचना विभाग में दी हुई है, लेकिन अभी तक ये नहीं बन पा रहा है, जिस कारण से हमें जब बरसात के दिनों में बिजली की समस्या अक्सर हो जाया करती है तो हमें जनरेटर के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें हमें डीजल का खर्च बहुत ही ज़्यादा वहन करना पड़ता है। साथ में बिजली का बिल भी हमें देना पड़ता है और डीजल का खर्च को भी वहन करना पड़ता है। तो सोलर बन जाने से हमें इस खर्च से हमें मुक्ति मिल पाएगी। और पाकुड़ में एक दिव्यांग समाज के लिए मिसाल बन गया है। शंभू पैर से दिव्यांग है, लेकिन उसने इस कमजोरी को ढाल बना लिया और कपड़े की रंगाई और कढ़ाई का काम शुरू कर दिया। शंभू स्थानीय बाजार से कपड़े लाता है और उस पर धागे और रंग से अपनी कला उकेरकर उसे बेचने का काम करता है। दिव्यांग शंभू अपने इस काम से पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा है। दिव्यांग शंभू के 2 बच्चे हैं। शंभू ने दिव्यांगता को अभिशाप नहीं समझा और समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गया है। हम विकलांग आदमी हैं। ये माँ बाप बचपन से गुजर गए। सरकारी स्कूल में जाते आते पढ़े लिखे हैं, मलीपाड़ा विद्यालय में। तो क्या करेंगे विकलांग आदमी।